तो आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी तैयार हूँ। मतलब जरा एक पल के लिए कैसी तिजोरी की कल्पना की जाए जो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक मानी जाती हो। बिल्कुल, एक अभेद्य किला कह सकते हैं उसे। हाँ, एक ऐसा दरवाजा जो 3 टन भारी है और मतलब 30 सेंटीमीटर मोटे ठोस लोहे से बना है। और अगर कोई उसे तोड़ना भी चाहे तो हाई पावर ड्रिल मशीन से लगातार 12 घंटे तक खुदाई करनी पड़ेगी। बाप रे, 12 घंटे! और उसके ऊपर से सुरक्षा के लिए वाइब्रेशन सेंसर्स, हीट सेंसर्स, मोशन सेंसर्स और बेहद जटिल मैग्नेटिक लॉक भी लगाए गए हैं। कुल मिलाकर सुरक्षा की 10 ऐसी परतें हैं जिन्हें देखकर कोई भी हार मान ले। सही बात है। लेकिन पता है, आज हम जिस ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री का विश्लेषण कर रहे हैं उसके अनुसार साल 2003 में बेल्जियम के एंटवर्प शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों ने इस तिजोरी को बिना किसी भारी मशीन, बिना किसी धमाके और सबसे बड़ी बात बिना कोई अलार्म बजाए ही भेज दिया। और उन्होंने लगभग $100 मिलियन, मतलब करीब 800 करोड़ रुपए के हीरे चुरा लिए। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सच में एक अविश्वसनीय घटना है और आज की चर्चा का जो आधार है वो ये साबित करता है कि ये कोई हॉलीवुड की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हाँ, ये असल जिंदगी में हुआ था। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इस तिजोरी को लेजर या विस्फोटकों से नहीं हराया गया। तो फिर कैसे? मतलब इतनी तकनीक को कैसे मात दी गई? इसे इंसानी मनोविज्ञान, बेहद बारीक योजना और जिसे हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग के जरिए भेदा गया। ये एक मास्टर क्लास है जो बताती है कि इंसान तकनीक से कहीं ज्यादा चालाक हो सकता है। एंटवर्प का वह इलाका जिसे डायमंड कैपिटल कहा जाता था, वहां से हर साल करीब $35 अरब के हीरे गुजरते थे। हाँ, और वहाँ की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि एक अलग डायमंड पुलिस तैनात रहती थी। मैंने तो सुना है लोग अपने हाथों में सूटकेस को जंजीरों से बांधकर चलते थे। सही सुना है। ऐसे माहौल में कोई कैसे अंदर जाकर सब कुछ साफ कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो इस पूरी घटना के पीछे जो मास्टरमाइंड था, उसके दिमाग को समझना बहुत जरूरी लगता है। मतलब वो कौन था? उस मास्टरमाइंड का नाम था लियोनार्डो नोटारबतोलो। और दिलचस्प बात यह है कि उसकी शुरुआत हीरों की दुनिया से नहीं हुई थी। अच्छा, तो फिर? 19 साल की उम्र में वो इटली में महंगी स्पोर्ट्स कारें चुराया करता था। स्पोर्ट्स कारों की चोरी से सीधे दुनिया के सबसे बड़े डायमंड सेंटर पर डाका, मतलब ये तो बहुत बड़ी छलांग है। ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव असल में रिस्क बनाम रिवॉर्ड यानी जोखिम और मुनाफे के गणित को समझने का नतीजा था। मैं समझ रही हूँ। क्योंकि कारों की चोरी में जोखिम बहुत ज्यादा होता है। एक चोरी हुई फेरारी को छिपाना, उसके कागजात बदलना और फिर उसे बेचना एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। और हीरे तो छोटे होते हैं। बिल्कुल। लियोनार्डो को जल्दी समझ आ गया कि हीरे कारों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प हैं। वे बहुत हल्के होते हैं, मुट्ठी में आ सकते हैं, उनकी कीमत करोड़ों में होती है। और सबसे बड़ी बात, हीरो को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है ना? एकदम सही। एक बार पत्थर अपनी सेटिंग से बाहर आ गया तो वो सिर्फ एक पत्थर है, उसकी कोई पहचान नहीं बचती। ये एक बहुत ही तार्किक सोच है। लेकिन मैंने जो स्रोत सामग्री देखी है उसमें जिक्र था कि लियोनार्डो ने बाकायदा खुद की ज्वेलरी की दुकानें भी खोली थीं। हाँ, उसने खोली थी। मतलब वो कानूनी और गैर कानूनी दोनों दुनिया के बीच एक पुल बनकर रह रहा था। और यहीं पर एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिलती है। लियोनार्डो ने एक सफेद पोश यानी ईमानदार जिंदगी जीने के लिए ज्वेलरी शॉप्स खोली, लेकिन फिर उसकी अपनी ही एक दुकान में बहुत बड़ी चोरी हो गई। अरे बाप रे, खुद चोर के घर चोरी? हाँ, और उसे भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना ने उसके मनोविज्ञान को पूरी तरह से बदल दिया। तो जो इंसान हमेशा शिकार करता था वो खुद शिकार बन गया। बिल्कुल। उस नुकसान की भरपाई करने की हताशा ने उसके अंदर एक ऐसी आग पैदा की जिसने उसे एक आम चोर से एक उच्च स्तर का रणनीतिकार बना दिया। उसने सोच लिया था कि अगर उसे वापसी करनी है तो वो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी करेगा। और शायद यही वो पल था जहां से इस महान डकैती का बीज बोया गया। सही कहा। लेकिन एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर जैसी जगह को लूटना रातों रात तो हो नहीं सकता। इसके लिए तो सालों की तैयारी चाहिए होगी। हाँ, पूरे 3 साल लगे थे। कोई आम इंसान उस बिल्डिंग के आसपास भी नहीं फटक सकता। तो
लियोनार्डो ने ये कैसे किया? यही वो जगह है जहाँ सोशल इंजीनियरिंग या इंसानी मनोविज्ञान का खेल शुरू होता है। चोरी से पूरे 3 साल पहले साल 2000 में लियोनार्डो ने बिल्डिंग में प्रवेश किया। कैसे? मतलब कोई बहाना बनाया? उसने खुद को एक बहुत ही सफल डायमंड डीलर बताया। उसने हमेशा महंगे सूट पहने, एक बहुत ही शांत और प्रोफेशनल बर्ताव रखा, और उसने बिल्डिंग मैनेजर से मिलकर वहां एक ऑफिस किराए पे ले लिया। ऑफिस किराए पर लेना मतलब उसने सीधे सिस्टम के अंदर ही अपनी जगह बना ली। हाँ, और ऑफिस किराए पर लेना सिर्फ एक जगह घेरना नहीं था। उस एक साधारण से कदम ने उसे बहुत कुछ दे दिया। जैसे कि क्या? उसे बिल्डिंग का इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कार्ड मिल गया, जिसका मतलब था कि वो किसी भी समय, दिन हो या रात, बिल्डिंग में आ जा सकता था। बाप रे, ये तो सीधा निमंत्रण हो गया। और इतना ही नहीं, एक किराएदार होने के नाते उसे अंडरग्राउंड तिजोरी में एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स किराए पर लेने का कानूनी अधिकार भी मिल गया। अब वो एक घुसपैठिया नहीं था, बल्कि उस सिस्टम का एक सम्मानित हिस्सा था। ये हैरान करने वाला है। बिल्कुल, लेकिन एक बात जो किसी भी सामान्य दिमाग को चकरा सकती है, वो है बिल्डिंग के नक्शे का मिलना। हाँ, वो सबसे बड़ी गलती थी। मतलब कोई भी हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग अपना ब्लूप्रिंट किसी को ऐसे ही नहीं देती। तो लियोनार्डो को वो ब्लूप्रिंट कैसे मिला? ये शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सुरक्षा चूक या प्रोसीजरल लैप्स है। लियोनार्डो ने बिल्डिंग मैनेजर के साथ एक भरोसे का रिश्ता बना लिया था। अच्छा। एक दिन उसने मैनेजर से कहा कि उसका व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो भविष्य में उसी बिल्डिंग में एक बड़ा ऑफिस लेना चाहता है। तो उसने बहाना बनाया कि उसे जगह देखनी है। हाँ, उसने सिर्फ ये देखने के लिए फ्लोर प्लान मांगा कि कौन कौन सी जगहें खाली हो सकती हैं, और मैनेजर ने बिना किसी संदेह के उसे पूरी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट सौंप दिए। सच में? बिना किसी बैकग्राउंड चेक के? बिल्कुल। और उन ब्लूप्रिंट्स में उस अंडरग्राउंड तिजोरी तक जाने का पूरा वेंटिलेशन और सुरक्षा लेआउट शामिल था। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने दुनिया के सबसे मुश्किल वीडियो गेम के चीट कोड्स मुफ्त में बांट दिए हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला अच्छे कपड़े पहनकर मुस्कुरा रहा था। यही तो इंसानी फितरत है। ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम चाहे कितनी भी तकनीक लगा लें, आखिर में इंसान खुद ही सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी होता है। आप एकदम सही कह रही हैं। इंसानी दिमाग फेमिलियरिटी बायस, यानी परिचित होने के पूर्वाग्रह पर काम करता है। जब हम किसी चेहरे को रोज देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे खतरे की सूची से बाहर कर देता है। और लियोनार्डो ने इसी बात का फायदा उठाया होगा। हाँ, वो अक्सर गार्ड से बातें करता, उनके साथ दोस्ती का रिश्ता बनाता। उसकी इसी मिलनसार छवि की वजह से गार्ड्स उस पर शक नहीं करते थे। और इसी विश्वास के सहारे उसने तिजोरी के अंदर भी अपनी जासूसी शुरू कर दी होगी। बिल्कुल। इन 3 सालों में उसने एक सीक्रेट बैग का इस्तेमाल किया, जिसके जिप में एक छोटा सा कैमरा छिपा था। अरे वाह, जेम्स बॉन्ड वाला गैजेट। हाँ, वो जब भी अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स में जाता, हर सेंसर, हर कैमरे की रिकॉर्डिंग कर लेता। अब उसके पास ब्लूप्रिंट्स हैं, गार्ड्स की दिनचर्या का पता है और तिजोरी के अंदर के सेंसर्स की जानकारी है। लेकिन इतना बड़ा काम कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। इस मास्टर प्लान को जमीन पर उतारने के लिए उसे एक टीम की जरूरत थी। हाँ, और इसके लिए 2002 की गर्मियों में लियोनार्डो इटली के ट्यूरिन शहर गया। उस समय ट्यूरिन को चोरों का शहर कहा जाता था। अच्छा, तो वहां से उसने गुंडे इकट्ठे किए? नहीं, लियोनार्डो किसी सड़क छाप गुंडे की तलाश में नहीं था। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, एक तरह के कंसल्टेंट। ये किसी हॉलीवुड फिल्म के परफेक्ट क्रिमिनल सिंडिकेट जैसा लगता है। द मॉन्स्टर नाम से ही लग रहा है कि शारीरिक ताकत का काम होगा। हाँ, उसे भारी तालों से निपटने और मेहनत वाले कामों के लिए रखा गया। दूसरा था द जीनियस, यानी इलियो। ये व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और हैकिंग का मास्टर था। और एक कमाल की बात जो मुझे डॉक्यूमेंट्री से याद आ रही है, वो ये है कि इस द जीनियस की अपनी खुद की एक सिक्योरिटी इक्विपमेंट कंपनी थी, है ना? बिल्कुल सही याद है आपको। जो इंसान सुरक्षा उपकरण खुद बनाता है, उसे सबसे अच्छी तरह पता होता है कि उन्हें कैसे बाईपास किया जाए। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव था। फिर एक और बेहद रहस्यमयी व्यक्ति था, जिसे द किंग ऑफ कीज कहा जाता था। इसके बारे में क्या खास था? इस इंसान का असली नाम या चेहरा कोई नहीं जानता। इसकी खासियत ये थी कि ये सिर्फ चाबी की तस्वीर या वीडियो देखकर उसकी हूबहू नकल बना सकता था। बाप रे, सिर्फ वीडियो देखकर? हाँ, और अंत में था द फास्ट वन, यानी पिएत्रो, जो एक बेहद कुशल गेटअवे ड्राइवर था, भागने के लिए गाड़ी चलाने वाला। हर किसी की अपनी एक स्पष्ट भूमिका थी। तो टीम तो तैयार हो गई,
लेकिन असली चुनौती तो वे 10 सुरक्षा परतें थीं। हाँ, वो सबसे बड़ी दीवार थी। मतलब वो कोई आम ताले तो थे नहीं। मैग्नेटिक सेंसर, मोशन सेंसर, हीट सेंसर, इन सबको चकमा देना कोई बच्चों का खेल नहीं था। तो द जीनियस ने इन पर कैसे काबू पाया? चोरी से 5 दिन पहले का समय बहुत अहम था। द जीनियस रात के समय एक फर्जी वर्क ऑर्डर लेकर बिल्डिंग में घुसा। और किसी ने उसे रोका नहीं? गार्ड्स को लगा कि वो लियोनार्डो के ऑफिस में कुछ मरम्मत का काम करने आया है, और क्योंकि रात में कैमरे लाइव मॉनिटर नहीं होते थे, वो सीधा तिजोरी वाले फ्लोर पर चला गया। अच्छा, फिर उसने क्या किया? उसने तिजोरी के ठीक ऊपर एक माइक्रो कैमरा छिपा दिया। इसका मकसद ये था कि अगली सुबह जब गार्ड तिजोरी खोले तो वो 4 अंकों का पासकोड और उस 30 सेंटीमीटर लंबी चाबी की बनावट को रिकॉर्ड कर सके। तो पासकोड और चाबी का इंतजाम तो ऐसे हो गया, लेकिन उस मैग्नेटिक सेंसर का क्या, जो दरवाजे के ऊपर लगा था? वो भी एक चुनौती थी, क्योंकि अगर दरवाजा थोड़ा सा भी खिसकता तो वे 2 मैग्नेटिक प्लेट्स अलग हो जाती और तुरंत पुलिस को सिग्नल चला जाता। यहाँ द जीनियस ने भौतिक विज्ञान का बहुत ही साधारण लेकिन अचूक इस्तेमाल किया। उसने एल्यूमिनियम की एक खास प्लेट बनाई। एल्यूमिनियम की प्लेट? उससे क्या होगा? जब उसने उस प्लेट को उन दोनों मैग्नेटिक हिस्सों पर कसा तो उस एल्यूमिनियम ने अपना एक स्वतंत्र मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। यानी अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर के कीबोर्ड के स्पेस बार पर कोई भारी किताब रख देना। एकदम सटीक उदाहरण है। कंप्यूटर को लगेगा कि कोई लगातार टाइप कर रहा है, भले ही इंसान वहां से जा चुका हो। दरवाजा खुलने पर भी सेंसर को लग रहा था कि दोनों मैग्नेटिक प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। द जीनियस ने सिस्टम के तारों को काटा नहीं, क्योंकि तार काटते ही अलार्म बज जाता। उसने सिस्टम को यह भ्रम दिया कि सब कुछ सामान्य है। बहुत ही चालाक। लेकिन एक हीट और मोशन सेंसर भी तो था, जो शरीर की गर्मी से ट्रिगर होता था। हाँ, और उसका जुगाड़ भी कर लिया गया था। चोरी से ठीक 1 दिन पहले लियोनार्डो आधिकारिक तौर पर तिजोरी में गया। वहां उसने स्ट्रेचिंग करने का नाटक किया और उस दौरान दीवार पर लगे सेंसर पर महिलाओं का हेयर स्प्रे छिड़क दिया। हेयर स्प्रे? सच में? करोड़ों की सुरक्षा और उसे एक हेयर स्प्रे से हरा दिया गया? ये विज्ञान के किस नियम पर काम करता है? देखिए, थर्मल सेंसर असल में आसपास के वातावरण में इंफ्रारेड रेडिएशन यानी गर्मी के अचानक बदलाव को पकड़ते हैं। अच्छा। हेयर स्प्रे में पॉलीमर होता है। जब उसे सेंसर पर छिड़का गया तो उसने सेंसर के लेंस पर एक बेहद पतली पारदर्शी परत बना दी। इस परत ने सेंसर की संवेदनशीलता को इतना कम कर दिया कि वो इंसान के शरीर की गर्मी को तुरंत नहीं पकड़ सकता था। मतलब उसने सिस्टम को नष्ट नहीं किया, बस उसे थोड़ी देर के लिए अंधा कर दिया। सही कहा। खैर, महीनों की ये दिमागी कसरत और तकनीकी जुगाड़ हो गया। और फिर आती है 15 फरवरी 2003 की वो रात, जब असल खेल शुरू होना था। हाँ, सब कुछ तय योजना के मुताबिक चल रहा था। वे उस सीक्रेट गैराज के रास्ते अंदर आए जिसकी फ्रीक्वेंसी द जीनियस ने पहले ही हैक कर ली थी। मास्टर की से सारे दरवाजे पार करते हुए तिजोरी तक पहुंचे। बिल्कुल। फिर द मॉन्स्टर ने वीडियो रिकॉर्डिंग में देखा हुआ वो 4 अंकों का कोड डाला। अब बारी थी उस चाबी की जिसे द किंग ऑफ कीज ने सिर्फ वीडियो फुटेज देखकर बनाया था। यही वो पल था ना जहां सब कुछ अटक गया था। हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा झटका लगा। जब उन्होंने वो चाबी ताले में डाली और घुमाई तो उसने काम ही नहीं किया। ओ बाप रे, किसी भी चोर के लिए वो पल कैसा रहा होगा, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। बिल्कुल, धड़कनें रुक गई होंगी। 3 साल की मेहनत, करोड़ों का दाव और ऐन मौके पर एक चाबी धोखा दे जाए। वहां तो घबराहट में किसी का भी पसीना छूट जाए। लेकिन दबाव के उन क्षणों में ही पता चलता है कि कौन आम चोर है और कौन मास्टरमाइंड। लियोनार्डो घबराया नहीं। उसने क्या किया? इन 3 सालों में उसने गार्ड्स की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखी थी। उसे पता था कि गार्ड्स असल में उस भारी भरकम 30 सेंटीमीटर लंबी असली चाबी को रोज ऊपर हाईटेक लॉकर में वापस नहीं ले जाते। तो वो उसे कहाँ रखते थे? वे उसे पास के ही एक कमरे में मौजूद एक बहुत ही साधारण से कमजोर सेफ में रख देते थे। मतलब इंसान की सहूलियत खोजने की आदत ने फिर से सुरक्षा को मात दे दी। हाँ, गार्ड्स रोज उस भारी चाबी को दूर ले जाने से बचने के लिए उसे वहीं पास में छोड़ देते थे, और लियोनार्डो ने इसी आलस को अपना हथियार बना लिया। तो उन्होंने उस छोटे सेफ को तोड़ा होगा? बिल्कुल, उन्होंने उसे तोड़ा और आसानी से असली चाबी हासिल कर ली। इसके बाद वे तिजोरी के अंदर घुसे। और फिर सबसे पहले लाइट बंद की गई होगी ताकि लाइट सेंसर ट्रिगर ना हो। हाँ, और अब उस हेयर स्प्रे वाले सेंसर का असर हमेशा के लिए तो रह नहीं सकता था, इसलिए उसे पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए उन्होंने एक एक्सटेंडेबल स्टिक, जैसे कि कोई सेल्फी स्टिक हो, उसका इस्तेमाल किया। उस स्टिक पर कुछ लगाया था क्या? हाँ, उस पर एक कार्डबोर्ड बॉक्स लगाया
उसे धीरे धीरे सेंसर की तरफ बढ़ाकर उसे पूरी तरह से ढक दिया और फिर टेप से चिपका दिया। अरे वाह, बहुत ही देसी जुगाड़ है ये तो। हाँ, अब उनके शरीर की गर्मी सेंसर तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो अब उनके सामने 190 डिपॉजिट बॉक्स थे जिनमें अरबों का खजाना था, लेकिन वे ताले भी तो काफी मजबूत रहे होंगे। यहीं पे लियोनार्डो का ज्वेलरी बैकग्राउंड काम आया। उसे पता था कि उन तालों के अंदर एक छोटा सा प्लास्टिक का सपोर्टिंग पीस होता है जो उनकी सबसे बड़ी तकनीकी कमजोरी है। अच्छा, तो उसने कोई टूल बनाया था इसके लिए? हाँ, एक विशेष प्रकार का टूल जो सीधे उस प्लास्टिक पीस पर दबाव डालता और ताला टूट जाता। उन्होंने एक एक करके बॉक्स तोड़ने शुरू किए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने पूरे 190 बॉक्स नहीं तोड़े, सिर्फ 100 के करीब बॉक्स ही खोले। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन यहाँ उन्होंने खुद पर नियंत्रण रखा। ये अजीब नहीं है? अजीब नहीं, बल्कि बहुत सोची समझी रणनीति थी। अगर वे सब कुछ लूटने की कोशिश करते तो बैग्स का वजन इतना हो जाता कि उन्हें उठाना और वहां से भागना नामुमकिन हो जाता। हाँ, बात तो सही है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी गति थी। उन्होंने $100 मिलियन के हीरे, कैश और सोना बैग्स में भरा और जाते जाते उन्होंने सर्विलांस होम से सारी टेप्स भी निकाल ली ताकि कोई डिजिटल सुराग ना बचे। और करीब 5.5 घंटे के इस ऑपरेशन के बाद वो बिना कोई नामो निशान छोड़े रात के अंधेरे में गायब हो गए। एक बेदाग चोरी। सिस्टम पूरी तरह से हार चुका था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो साबित करता है कि चाहे योजना कितनी भी पक्की हो, इंसानी भावनाएं सब कुछ बिगाड़ सकती हैं। ये साम्राज्य कैसे ढह गया? ये सब इटली वापस भागते समय हुआ। सारा खेल वहीं पलट गया। द फास्ट वन यानी पियत्रो, जो गाड़ी चला रहा था, वो अचानक घबरा गया, पैनिक कर गया। हाँ, उसे लगने लगा कि पुलिस उनका पीछा कर रही है। कार में उस पूरी चोरी के दौरान इस्तेमाल किया गया कचरा था, जैसे कटे हुए तार, टेप्स, सैंडविच के टुकड़े और डायमंड सेंटर के कुछ दस्तावेज। लियोनार्डो का क्या प्लान था इस कचरे को लेकर? लियोनार्डो चाहता था कि वे इस कचरे को इटली ले जाकर सुरक्षित तरीके से जला दें, लेकिन पियत्रो इतना पैनिक कर गया कि उसने लियोनार्डो से बहस की और जल्दबाजी में वो सारा कचरा बेल्जियम में ही एक हाईवे के किनारे जंगल में फेंक दिया। बाप रे! जिस इंसान ने हर मिलीमीटर का हिसाब रखा, बालों के स्प्रे तक का विज्ञान समझा, वो अंत में कचरे के एक बैग की वजह से मात खा गया। तनाव और डर बड़े बड़ों से बुनियादी गलतियां करवा देते हैं। किस्मत देखिए, अगली ही सुबह एक बूढ़ा आदमी उस जंगल में सैर करने आया। उसे वहां वो कचरा पड़ा दिखा, तो उसने पुलिस को बुलाया। पहले तो उसे लगा कि किसी ने गंदगी फैलाई है, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो उसमें डायमंड सेंटर का एक लिफाफा था। द जीनियस का बिजनेस कार्ड था। बिजनेस कार्ड कचरे में? हाँ, फर्जी वर्क परमिट थे और यहाँ तक कि कचरे में कुछ छोटे रत्न भी गिरे हुए थे। उस आदमी ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। मतलब पुलिस को बैठे बिठाए सारे सुराग मिल गए, डीएनए, रसीदें, नाम, सब कुछ उस कचरे में था। लेकिन लियोनार्डो की गिरफ्तारी भी कम नाटकीय नहीं थी, है ना? वो वापस एंटवर्प लौट आया था। बिल्कुल, ये उसके अहंकार का चरम था। उसे लगा कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता। चोरी के कुछ दिन बाद वो अपने परिवार के साथ दोबारा उसी बिल्डिंग में आ गया। ये तो बेवकूफी है। लेकिन तब तक पुलिस को कचरे से सुराग मिल चुके थे। जिस बिल्डिंग मैनेजर को उसने अपनी मीठी बातों में उलझाया था, इस बार उसी ने अपनी समझदारी दिखाई। मैनेजर ने क्या किया? उसने लियोनार्डो को बातों में उलझाए रखा और चुपचाप पुलिस को बुला लिया। अरे वाह! बाद में इटली में उसके घर पर छापा पड़ा और वहां एक तिजोरी से 17 हीरे बरामद हुए, जिनके सीरियल नंबर सीधे एंटवर्प की तिजोरी से मैच हो गए। तो लियोनार्डो को गिरफ्तार कर लिया गया और धीरे धीरे द जीनियस, द मॉन्स्टर और द फास्ट वन भी पकड़े गए। हाँ, सब पकड़े गए। बस द किंग ऑफ कीज का आज तक पता नहीं चला। लेकिन जब इस मामले में सजा सुनाई गई तो वो भी किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। मतलब $100 मिलियन की दुनिया की सबसे बड़ी चोरी के लिए बेल्जियम के कानून ने उन्हें क्या सजा दी? यही तो बेल्जियम की न्याय प्रणाली का सबसे बड़ा लूप होल था। उस समय सफेद पोश या बिना हथियारों के किए गए अपराधों के लिए कानून बहुत नरम था। क्योंकि उन्होंने कोई हिंसा नहीं की थी। बिल्कुल, इस पूरी चोरी में किसी बंदूक का इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी के साथ मारपीट या हिंसा नहीं हुई, इसलिए इसे सिर्फ एक साधारण सेंधमारी माना गया। इस वजह से लियोनार्डो को अधिकतम सिर्फ 5 साल की सजा मिली। सच में? सिर्फ 5 साल? $100 मिलियन के बदले 5 साल की जेल? हाँ, और उसके बाकी साथियों को तो महज कुछ महीनों की जेल हुई। ये देखकर हैरानी होती है कि कानून भौतिक हिंसा को तो बहुत गंभीरता से लेता है,
लेकिन इस तरह की बौद्धिक और प्रणालीगत सेंधमारी को इतनी नरमी से छोड़ देता है। और सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि वो $100 मिलियन के हीरे आज तक कभी बरामद नहीं हुए। पुलिस को कभी पता ही नहीं चला कि वो असली खजाना कहाँ गया। और कुछ ही सालों में लियोनार्डो और उसके साथी जेल से बाहर भी आ गए। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी घटना पर नजर डालें तो साफ होता है कि ये तिजोरी इंजीनियरिंग की कमी से नहीं टूटी थी, ये इंसानी अति आत्मविश्वास का शिकार हुई। सही कहा आपने। गार्ड्स का अति आत्मविश्वास कि कोई अंदर आ ही नहीं सकता, मैनेजर का अति आत्मविश्वास कि अच्छे कपड़े पहनने वाला इंसान कभी चोर नहीं हो सकता, और फिर लियोनार्डो का अपना अति आत्मविश्वास कि वो वापस उसी बिल्डिंग में चला गया। हाँ, लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा पेंच है जो सारे समीकरण बदल सकता है। अच्छा, वो पेंच क्या है? अगर इस घटना को एक अलग नजरिए से देखा जाए, क्या हाईवे पर वो कचरा फेंकना वाकई ड्राइवर की घबराहट का नतीजा था, या फिर ये लियोनार्डो का एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक था? ये एक दिलचस्प एंगल है। क्योंकि बेल्जियम में बिना हिंसा के चोरी की सजा सिर्फ 5 साल थी। ये बात लियोनार्डो जैसा रणनीतिकार पहले से जानता होगा। अगर कोई सुराग नहीं मिलता तो पुलिस शायद दसों तक हीरो की तलाश करती रहती और वे कभी शांति से उन हीरो का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हाँ, पुलिस का दबाव हमेशा बना रहता। तो क्या ये संभव नहीं है कि उसने जानबूझकर वो कचरा फेंकवाया हो ताकि पुलिस को सुराग मिले? बिल्कुल, पुलिस को सुराग मिले, केस सुलझ जाए, कुछ लोगों को 5 साल की हल्की सजा हो जाए और केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। और इस तरह वे $100 मिलियन के हीरे हमेशा के लिए उनकी पहुंच में सुरक्षित हो गए। ये सच में एक बहुत ही गहरी सोच है ना? ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरी कहानी को सिर्फ एक चोरी से उठाकर एक मनोवैज्ञानिक खेल बना देता है। बिल्कुल। खैर, ये सोचने वाली बात है कि शायद असली रहस्य वो नहीं है जो दुनिया को पता है, बल्कि वो है जो लियोनार्डो चाहता था कि दुनिया जाने। आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, अगली बार एक नई कहानी के साथ लौटेंगे।